So, okay students, welcome back again to science class 9th. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल फ्रॉम क्लास 9 का जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स सेल डिस्कवरी। यानी उसमें हमको आज कौन सा टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिस्कवरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेल डिस्कवरी से। तो ऐसे तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और सेल का ओवरव्यू जनरली जो हम लोग क्लास 9th में हैं, सारे बच्चे को सेल का ओवरव्यू पता होगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को सेल डिस्कवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सेल का जो थ्योरी था, ये जो सेल का डिस्कवरी था, ये जो सेल वर्ड था, ये कहाँ से आया है, उसको हम लोगों को देखना है सेल डिस्कवरी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कवरी देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? इनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को डिस्कवर किया हुआ था। किसने? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया हुआ था 1665 में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको आप नोट करते रहिएगा, माइंड में नोट करते रहिएगा इसको। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? तो उन्होंने एक, हम कह सकते हैं ना, एक डेड सेल का उन्होंने डिस्कवरी किया था। मतलब अगर जैसे सिर्फ क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो ये भी रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने एक डेड सेल का, हम कह सकते हैं ना, एक डेड सेल का इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी किया था। और कहाँ किया था? कॉर्क में। अब कितने बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि कॉर्क क्या होता है? कॉर्क प्लांट के उस पार्ट में रहता है, यानी प्लांट का जो उडी पार्ट होता है उसमें ये कॉर्क रहता है। तो इन्होंने कॉर्क को निकाला था प्लांट के उस पार्ट से और अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था उसको। किसको देखा था? कॉर्क को। और यहाँ पे डेड सेल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इन्होंने, किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को देखा था, यानी डेड सेल को देखा था उन्होंने। तो उन्होंने जब उसको अपने माइक्रोस्कोप द्वारा जब उसे मैग्नीफाई किया, तो जो मैग्नीफिकेशन का जो रिजल्ट आया, मैग्नीफिकेशन का जो रिजल्ट आया, वो किसी एक चीज़ से क्या कर रहा था? मैच कर रहा था। उनके माइंड में ये बात आया कि इस चीज़ को मैंने पहले कहीं देखा है, इसकी तरह कुछ मैंने देखा है। उन्होंने उस देखने के अनुसार सेल को क्या डिस्क्राइब किया था? हनीकॉम्ब। क्या डिस्क्राइब किया था? हनीकॉम्ब। क्योंकि आप देखिए, आपके स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं ये दोनों जैसे हनीकॉम्ब है, वैसे ही एग्जैक्टली जो सेल का मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट है। अब देखिए, अब हनीकॉम्ब बोल दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि दोनों में क्या है? टाइनी रूम्स है। मैं फिर से एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, थोड़ा देर इसमें देख लीजिए। फिर इसमें क्या था? टाइनी रूम्स था। टाइनी रूम्स था, तो टाइनी रूम्स के द्वारा ही इसका नाम सेल रखा गया। कैसे? कि एक लैटिन वर्ड से इसका नाम आया है। लैटिन वर्ड कौन सा था? सेला था, जिसका मीनिंग होता था टाइनी रूम्स। तो इन्होंने सेला को सेल में चेंज करके इसका नाम सेल रख दिया। अब अपने स्क्रीन पर फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, दोनों में छोटे छोटे टाइनी रूम्स है, आपने देखा। तो चलिए अब इधर देखते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाइएगा, फिर कोई भी एग्जाम में जाइएगा, तो ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कहीं कहीं अलग अलग क्वेश्चन में आप लगाइएगा, तो आपका जो क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये रॉबर्ट हुक था 1665, ये एक पॉइंट हुआ। कॉर्क में डिस्कवर किया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उनका। डेड सेल, उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को भी इन्हीं ने डिस्कवर किया था।
उनका मैग्नीफिकेशन रिजल्ट किससे मैच किया, हनीकॉम्ब। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया उसको, हनीकॉम्ब की तरह। और वो जो टीनी रूम्स की तरह दिखता था वो हनीकॉम्ब भी, और जो मैग्नीफिकेशन आया था सेल के रिजल्ट का वो भी कैसे दिखता था, टीनी रूम्स, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या दिया, हनीकॉम्ब दिया। और इस वर्ड लैटिन वर्ड सिला को भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। वो कौन सा साइंटिस्ट थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। उस साइंटिस्ट को हम लोग तो एंटोनी वैन लीवेनहुक बोलते हैं, या आपका वैन लीवेनहुक भी कोई बोल लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ, जैसे मतलब बहुत सारे उनके नेम्स होते हैं तो हम बस यहाँ पे लिख रहे हैं लीवेनहुक का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हम सिर्फ लीवेनहुक ही लिखे हैं। इनका फुल नाम होता है एंटोनी वैन लीवेनहुक। इनका फुल नेम क्या होता है, एंटोनी वैन लीवेनहुक। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सेल का डिस्कवर किया था, लिविंग सेल का फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने डिस्कवर किया था। डेड सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था किसको, लिविंग सेल को। कब, 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है तो कहाँ किया था, तो पोन्स वाटर में किया था, पोन्ड वाटर। और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा हाईली मैग्नीफिकेशन था। हाईली मैग्नीफिकेशन कहने का मतलब ये नहीं कि जो आजकल के ज़माने में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ रहा है उनके जैसा हाईली मैग्नीफिकेशन, वैसे नहीं, पर जो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था उनसे कुछ ज़्यादा हाईली मैग्नीफिकेशन इनका माइक्रोस्कोप था। तो ये कुछ उनसे ज़्यादा देख पाए, कुछ और डिस्क्राइब किया। तो जो उन्होंने माइक्रोस्कोप, उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का उन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का उन्होंने यूज किया हुआ था। और थोड़ा सा इसमें क्या था, मैग्नीफिकेशन इसमें थी। तो ये तो हो गया बच्चों सेल के कुछ दो डिस्कवरी थे। सेल का मेन सेल का डिस्कवरीज दो ही थे। उसके बाद सेल्स के पार्ट्स की डिस्कवरीज होने लगी। तो सेल के पार्ट्स की डिस्कवरीज के पहले हमको एक सेल थ्योरी देख लेना है। सेल डिस्कवरी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिविंग सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था, लीवेनहुक ने 1674 में डिस्कवर किया था, पोन्स वाटर में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप द्वारा। रॉबर्ट हुक ने भी डिस्कवर किया था, पर उन्होंने डेड सेल को किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ही डिस्कवर किया था। इसके बाद सेल डिस्कवरी के बाद ज़्यादातर जो पॉइंट्स जब सेल डिस्कवरी के बाद ही पढ़ना रहते हैं वो हमको पढ़ना है सेल थ्योरी। देखिए बच्चों सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सेल का बहुत सारे थ्योरी होंगे ना, कि सेल कैसे आया, कैसे डिवाइड करता है, तो उसे हम लोग सेल थ्योरी बोलते हैं। बस इसमें आपका कुछ डिस्कवरीज जानने हैं, कुछ थ्योरी किसने थ्योरी दिया हुआ था। तो हम दो साइंटिस्ट ले लेते हैं पहले। एक साइंटिस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैथियास साइक्लिडन उनको बोलते हैं, मैथियास। वो क्या थे, एक प्रकार के हम जैसे बोल सकते हैं वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे। वो क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे वो। उसके बाद एक है थियोडोर सख्वान है, ठीक है, थियोडोर सख्वान है। हम हाफ नेम लिख रहे हैं उनका फुल नेम, थियोडोर सख्वान, जैसे बोलिए स्वान उसको बोलते हैं, थियोडोर स्वान। ये क्या थे, तो ये एक प्रकार के हमारे जैसे बोल सकते हैं एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये, ठीक है ना, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। ऐसे मैथियास ने तो 1838 में किया था और थियोडोर ने 1839 में सेल थ्योरी को दिया था। पर ज़्यादा जगह हम देखते हैं सिर्फ 1838, कहीं 1839 ही लिखा रहता है। पर अभी ऐसे जान लीजिए कि ये 2 ईयर में इन्होंने किया था। इसमें सेल थ्योरी में इन्होंने कहा था कि इन्होंने इन दोनों ने 2 सेल थ्योरी दिया। हम ये नहीं कह रहे कि ये एक दिया, ये एक दिया, ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब कंपेरिजन में बोल रहे हैं कि इन दो साइंटिस्ट ने हमें 2 प्रकार के सेल थ्योरी को दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल थ्योरी था बच्चों, वो क्या कह रहा था, जो फर्स्ट में जो सेल थ्योरी था वो बोल रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 1 और मोर सेल्स से कॉम्पोज्ड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स और 1 और मोर सेल कॉम्पोज्ड, जिसमें लैंग्वेज मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने लिख दिया कि जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, दैट इसमें अगर हमको लैंग्वेज बनाकर लिखना है तो उसमें लिखे थे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्पोज्ड फ्रॉम 1 और मोर सेल्स। ये एक सेल थ्योरी थे। इससे समझ, इसमें क्या तात्पर्य होता है? इससे तात्पर्य यह होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो तो आखिर कम से कम यानी एक सेल या एक से अधिक सेल के जुड़ाव से ही मिलके बने होते हैं। एक हो सकते हैं या एक से अधिक, 2, 3, 4 हजार करोड़ जितना हो जाए। उसके बाद दूसरा सेल थ्योरी उसमें उन्होंने दिया था, दूसरा सेल थ्योरी में उन्होंने दिया था कि सेल इज द मोस्ट, हम बोल दे रहे हैं ऐसे, राइटिंग में उतनी नहीं दिखेगा, राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट, ठीक है ना। हम इसलिए लैंग्वेज आपको अच्छा से बोल दे रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल से तो आप समझते ही होंगे क्या होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, और इसमें और दे तो और लिख देते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सेल्स। तो आप लोगों ने देखा है, मैंने लिखा है। तो उसके बाद ये 2 सेल थ्योरी हो गए। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed from 1 or more cells and cell is the most basic once again organism 1 or more cells composed, यानी all organisms on the earth is composed of 1 or more cells। उसके बाद जो दूसरा है उसमें हमको क्या देखा है हम लोग कि सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर गलती से सेल लिखा गया, थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक और सेल थ्योरी था, एक और रुडोल्फ विर्को, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? रुडोल्फ विर्को। उन्होंने भी सेल थ्योरी में एक और उन्होंने सेल थ्योरी दिया था। चलिए उनके सेल थ्योरी को भी देख लेते हैं। एक आदमी को छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमको, इसलिए उनके सेल थ्योरी को नहीं छोड़ेंगे, उनके सेल थ्योरी को भी देख लेते हैं। क्या नाम था उनका? रुडोल्फ विर्को। नेम के साथ क्या याद रहना चाहिए? हमेशा डेट याद रहना चाहिए। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार सेल के डिवीजन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, वो किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करके ही बनते हैं। तो इन्होंने एक और सेल थ्योरी दे दिया, उसमें उन्होंने दिया कि सेल इज फॉर्म्ड, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या दिया? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्को 1855 में फर्स्ट बार इन्होंने ये बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक और मेन पॉइंट देख लेना है, मैं आपको लिख देता हूँ। वायरस डू नॉट एक्सेप्ट, हम लोग कह सकते हैं कि वायरस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी 3 आदमी ने दिया था। रुडोल्फ विर्को 1855 में ये दिया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद एक मैथियस ग्लीडन ने, जो जर्मन बोटानिस्ट थे, उसके बाद 1838 में उन्होंने दिया। उसके बाद एक थियोडोर स्वान है जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में सेल थ्योरी दिया। उस समय हम लोगों ने 2 सेल थ्योरी देखा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड फ्रॉम 1 और मोर सेल्स, और एक और देखा था कि सेल इज द मोस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देख लिया क्या कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद कुछ सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज और देख लेते हैं। मीन्स ये कुछ इसमें इस एंड होने वाला है ये क्लास, तो इसमें कुछ एक्स्ट्राज हम बोल देते हैं। एक्स्ट्राज नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट करने का मतलब ये नहीं कि जो एकदम कल आने वाला है उसमें नहीं, आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो अभी कुछ देख लेते हैं। एक प्रोटोप्लाज्म आया है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक क्या था, प्रोटोप्लाज्म आ गया। उसके बाद एक न्यूक्लियस दे देते हैं और एक माइटोकॉन्ड्रिया दे देते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, मतलब आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी बस इसकी डिस्कवरीज के बारे में हम लोग क्या करना है, जानना है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक टर्म है जिसे किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था 1839। प्रोटोप्लाज्म क्या था? एक टर्म था। 1839 में पुरकिंजे द्वारा दिया गया था। और तो बच्चों इसमें देखिए ये जो आया उसके बाद इसमें कुछ है कि टर्म है, तो टर्म मीन्स कुछ होता होगा ना। तो इसका मीन्स क्या होता है? इट इज द लिविंग कंटेंट होता है, एक प्रकार का लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल दैट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द लिविंग कंटेंट, यानी ये क्या होता है? सेल का एक लिविंग कंटेंट होता है विच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। 1839 में पुरकिंजे ने इसको दिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था न्यूक्लियस को ना, आप लोग को पता ही होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, पता होगा कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। कब? 1831 में। हो गया, बस इतना समझ जाए कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया था? डिस्कवर किया था। और इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? रिचर्ड ऑल्टमन ने। ये सब आपको पता होगा, क्लास 7 8 पे आप लोग पढ़े होंगे एक्स्ट्रा में कुछ। रिचर्ड ऑल्टमन ने 1880 में। देखिए हम कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, कोशिश करते हैं क्लास के लास्ट में कुछ आगे जो पढ़ना है अभी हम पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें। रिचर्ड ऑल्टमन ने 1880 में बताया था और इसको बायोब्लास्ट का भी नाम दिया गया था। सॉरी इसको पावर हाउस ऑफ द और पावर प्लांट ऑफ द सेल भी बोला जाता है और इसको बायोब्लास्ट भी बोला जाता है। इसको बेंडा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे क्या बोला? कुछ कन्फ्यूजन आ गया था। बेंडा ने इसे क्या बोला था? बायोब्लास्ट का नाम दिया था। और इसे ब्रेन, सॉरी यार कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना, पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ द सेल, उसने ब्रेन इसमें बोले थे तो इसमें गलती से आ गया। मीन्स पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ द सेल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यानी ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में एक वीडियोस, यानी एक दिन का एक लेक्चर आपको मिल जाए, एकदम शॉर्ट लेक्चर ही, जितना हम शॉर्ट कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट्स का एक लेक्चर मिल जाए। तो अगर आपको ये लेक्चर, हम वीडियो नहीं बोलेंगे, ये लेक्चर था, ये हम लोग का क्लास था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब रोज़ नई वीडियो लाता रहूँ तो मैं सीरीज बाई सीरीज वीडियो लाऊंगा। जैसे आज ये पढ़े तो आगे कुछ पढ़ेंगे, वैसे सीरीज बाई सीरीज जो वीडियोज़ होगा मैं लाऊंगा। तो इसलिए आप घंटी के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक्स दोस्तों, चलिए।